नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी दिनों से विद्यार्थियों के मैसेज आते थे कि सर एक बार संपूर्ण रणनीति बताई जाए स्टार्ट से लेकर एंड तक, और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हमारा तैयारी का माहौल बन सके और हम अपने आप को इस रणभूमि में उतारने के लिए तैयार कर सकें। वैसे विद्यार्थी काफी लंबे समय से अपने चैनल से जुड़े हैं और अपने सेकंड ग्रेड बैच का फायदा भी उठा रहे हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क रूप से चल रहा है। और 35 क्लासें बताते हुए खुशी हो रही है कि 35 क्लासें निर्बाध रूप से अपलोड की जा चुकी है। लगभग राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट होने की ओर है और उसके बाद अपन निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस रणनीति में साथियों, आज जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपके स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, ग्राम विकास अधिकारी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं सबके अंदर कारगर सिद्ध होगा। यदि कोई इन चीजों को गांठ बांध लेता है तो वास्तव में उसके लिए सफलता पाना एक पास की मंजिल हो जाएगी। जो आपको दूर दिखती है वह मंजिल बिल्कुल आपके करीब आ जाएगी। बातें कुछ ऐसी है जो आपको वास्तव में समझनी पड़ेगी और उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भ्रमित करने वाली बातें भी कुछ काफी मिलेगी आपको, लेकिन इसमें से आपको जो है चीज चाहिए उसको आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है साथियों, आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। एक लक्ष्य पहले से निर्धारित। अभी भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में विद्यार्थी बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर बता रखा है कि आपको किसका चयन करना चाहिए। एक प्रतियोगी अपने प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो प्रतियोगी शिक्षण के लिए मार्गदर्शन ऐसे करके प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है एक प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको काफी मार्गदर्शन के वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें बता भी रखा है। लेकिन फिर भी वापस आज बताना चाहूंगा, सबसे पहले यदि अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और इस असमंजस में हो तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हाँ मुझे अब क्या करना है। न तो आपको पोस्ट देखनी है, न आपको ये देखना है कि मेरा दोस्त क्या तैयारी कर रहा है या कितनी है। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, सिलेबस देखना है और यह देखना है कि मैं इस सिलेबस को कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं बिना किसी उबऊपन के, बिना किसी मतलब आपके इंटरेस्ट उसमें खत्म नहीं होना चाहिए। सीधी भाषा में कहूं तो वो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, तो सफलता बहुत करीब आ जाएगी। सबसे पहला काम है आपका लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस का अध्ययन करना है। सिलेबस का अध्ययन भी गहन अध्ययन करना है। सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक देखने हैं व्यवस्थित कि इस यूनिट में इतने टॉपिक हैं। पिछले पेपर का विश्लेषण करें, पिछले पेपर का विश्लेषण भी करना चाहिए कि इस सिलेबस में से इतने टॉपिक और यहां से प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चीजें दे रखी है। सिलेबस का नाम दिया है तो उसमें और क्या क्या इंक्लूड है, क्या नहीं है इसमें इंक्लूड, और क्या मतलब नहीं होते हुए भी हम पढ़ रहे हैं, उन चीजों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। सिलेबस का बिल्कुल गहन अध्ययन करें। हो सकेगा तो मैं जैसे ही सेट होगा तो अगले संडे को या ऐसे कोई बीच में अपने सेट होगा तब मैं बता दूंगा कि सिलेबस अध्ययन कैसे करना है, या सिलेबस एनालिसिस का वीडियो जैसा रीट में डाला था वैसा ही आपके स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के डालने की कोशिश करूंगा। समय की उपलब्धता के ऊपर है सारे, क्योंकि सप्ताह भर अपनी क्लासेस चलती है और वीकेंड पर संडे को मैं आपको आपकी मांग के अनुसार ये वीडियो उपलब्ध करवाता हूं। तो जैसा आगे सेट होगा मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद में आप सिलेबस एनालिसिस करें और बिल्कुल व्यवस्थित फिर देखें कि मुझे इसमें से क्या क्या पढ़ना है। हो सके तो सिलेबस की प्रिंट निकलवा कर अपने पास में रख देना। जैसे जैसे एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाए उसे टिक करते रहना कि ये मैंने पढ़ लिया है, अब ये रिवीजन के लिए ये मैंने पढ़ लिया है। इस तरीके से आपको चलना है। पुस्तक चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई विद्यार्थी मुझे भी पूछते हैं कि सर आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, सारा मैटर करवा रहे हो, क्या हमें पुस्तक फिर भी जरूरत पड़ेगी? देखो, पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं होता। मैं भी यदि कुछ चीज पढ़ाता हूं तो मैं उन पुस्तकों को पढ़ के फिर ही पढ़ाता हूं, तो पुस्तक चयन आपको करना पड़ेगा। अब इसमें यह है कि हो सकता है आप एक ही गाइड लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स में से नोट्स बना लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलती मत करना कि अभी भी बहुत सारी बुक्स आपने ऑथेंटिक ले तो ली है और उनको अलग अलग पढ़ रहे हो और इसको एंड तक आप ऐसे का ऐसे लेके चलो, ये गलती मत करना। यदि ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको आपके टॉपिक छांटने होंगे, उसके बाद में आपको उसके नोट्स बनाने होंगे और तब जाकर तो वो कारगर सिद्ध होगी। और आप समझते हो कि मैं अभी से इन बुक्स को ही पढ़ लेता हूं, ऑथेंटिक है तो क्या बाद में रिवीजन के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और फिर आप तनाव में आओगे जब एग्जाम की डेट पास आ जाएगी। तो इस चीज को समझना होगा। हो सकता है आप एक गाइड भी लेते हो और बाकी आपको नोट्स बने हुए हैं या क्लासेस भी देख रहे हो, मेरी नहीं चाहे किसी भी अध्यापक की देख रहे हो, आपने कोई पेड कोर्स भी ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यवस्थित नोट्स बना रहे हो। उसके अलावा आपको एक बुक आपको पास में रखनी चाहिए, क्योंकि बुक का कोई विकल्प नहीं होता। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है।
अधिक पुस्तकों के चयन से बचना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु मेरा है अधिक पुस्तकों, अधिक मतलब शिक्षण सामग्री की अधिकता से बचना चाहिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये पसंद आ गया ये भी ले लिया, ये पसंद आ गया ये भी ले लिया, ये मेरे दोस्त ने लाया है तो मैंने ले लिया, ये मुझे किसी ने सजेस्ट कर लिया तो मुझे ले लिया। अब वो शिक्षण सामग्री इतनी ज्यादा एकत्रित हो जाती है कि उससे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ले तो आते हैं हम, इंटरेस्ट में ले आते हैं कि हाँ ये भी अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है, लेकिन उसके बाद में वो लाकर भी मतलब नहीं निकलता। 2-4 पेज इसमें से पढ़े, 2 उसमें से पढ़े, 2 उसमें से पढ़े, इन चीजों में मतलब नहीं निकलता है। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो 10 पुस्तकों को लेने की बजाय एक पुस्तक को 10 बार पढ़ लीजिए, तब आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो अधिक सामग्री से बचें और चयनित सामग्री रखें आपके पास में। आपके पास सामग्री बिल्कुल चयनित होनी चाहिए कि हाँ और ये फिक्स सामग्री है, अब इसे मुझे बार बार रिवाइज करना है और इस पर पकड़ बनानी है। मान लीजिए उस सामग्री में से 10% सवाल आपके बाहर भी चले गए, लेकिन 90% पर आपकी जो पकड़ होगी वो आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भ्रम आपके बहुत फैलेंगे और बहुत आप मतलब मार्ग में भटकाव बहुत सारे आएंगे, जिसमें आपके पास में सामग्री तो बहुत अधिक होगी लेकिन उसे वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे तो उस सामग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस बात को आप गांठ बांध लेना है एकदम। नियमित अध्ययन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना नियमित अध्ययन। ये मैंने पॉइंट्स कुछ लिख रखे हैं, तो ये पॉइंट जो है मैं पूरी रणनीति उस हिसाब से ही मैंने बनाकर लिखी है, व्यवस्थित पॉइंट्स, और ये मैं टेलीग्राम पर साझा भी कर दूंगा। आप यदि आप वीडियो देखते हो उसके बाद में आपको अपने पास में रखना है तो इसे साझा कर दूंगा। आप अपने मोबाइल में रख सकते हो, चाहे तो प्रिंट निकाल कर रख सकते हो, या अपने कोई विद्यार्थी उनके साथ में साझा भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा, ये भी भेज दूंगा टेलीग्राम के अंदर। नियमित अध्ययन ऐसे साथियों साथ देता है कि आपने मान लो कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिए, कल आप वापस 12 घंटे पढ़ लिए, और फिर वापस 4-5 दिन आपने किताब को हाथ भी लगाकर नहीं देखा, तो वो 10 घंटे और 8 घंटे आपके पढ़े हुए कोई मतलब नहीं निकल जाएगा। नियमितता आपके होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के अंदर जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ो, लेकिन आप नियमित रूप से यदि 4-5-6 घंटे भी पढ़ते हो, लेकिन नियमितता के साथ पढ़ते हो बिना किसी गैप के, वो आपके ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। मैं अपनी क्लासेस देते समय 10 बार कहता हूं बीच बीच में कि नियमित रहना, नियमित रहोगे तभी ही आपके काम बन पाएगा। यदि नियमित नहीं है, आप बीच बीच में रुक जाते हो, बीच में शादियां आती है, बीच में क्रिकेट मैच आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। ये मन का घोड़ा है ना, बहुत कंट्रोल करना इसको मुश्किल है। बाकी दुनिया के सारे घोड़े कंट्रोल हो जाते हैं, मन का घोड़ा बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। और यदि इसे कंट्रोल करके आप नियमित रूप से अध्ययन करते हो तो सिर्फ आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट यही नहीं, आप यदि आईएएस का टारगेट भी लेकर चलते हो और नियमित अध्ययन करते हो तो वो भी आपको बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नियमितता और अपने समर्पण के आगे ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो झुके नहीं। तो इन सब को झुकाने का पीछे एक ही आपके मूल बिंदु रहता है कि नियमित अध्ययन हो और समर्पित अध्ययन हो। तो इस चीज को ध्यान रखना, जहां पे भी जुड़ते हैं, जिससे भी जुड़ रहे हैं, जो भी क्लासेस देख रहे हैं, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी आपका शेड्यूल है, उसमें नियमितता जरूर रखें। नियमितता रखेंगे तभी उनका आपको परिणाम निकल के मिल सकेगा, नहीं तो फिर बाद में किसी को दोष देने के अलावा अपने पास में और कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। इन चीजों को आपको समझना होगा। तो अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो मेरा ऐसा है कि मैं तो एक जुनून होता है, एक कहीं से चोट प्राप्त होती है, एक किसी को जवाब देना होता है, और एक जज्बा जुनून अंदर होता है, तो फिर घंटे मायने ही नहीं रखते। फिर ये दिखता है कि अधिक से अधिक कितना पढ़ सकते हैं, तो वो 15, 17, 18 घंटे में उस समय पढ़ता था। 2016-17 की बात है, क्योंकि उस समय वो चोट खाई हुई थी, उन्हें जवाब देना था कुछ लोगों को, और जवाब बखूबी दे दिया है, और अब अपना जो काम है वो बढ़िया आराम से कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अभी से 15, 17 घंटे 18 घंटे पढ़ना है, क्योंकि घंटे मायने में ध्यान में रखकर पढ़ोगे तो आप कंटेंट पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आप तो कोशिश ये करो, आप कितना समय निकाल पाते हो अपने लिए, जितना समय निकाल पा रहे हो उसमें जो पढ़ रहे हो वो सामग्री बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो रही है और उसका परिणाम आपको निकल के सामने मिल रहा है, बस वो काफी है। जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ लो, लेकिन नियमित आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, नियमित 6 घंटे पढ़ रहे हो और छोड़ कर 15 घंटे पढ़ रहे हो तो उसके बराबर है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप छोड़ कर 15 घंटे पढ़ रहे हो तो नियमित अध्ययन 6 घंटे भी कर रहे हो तो भी आगे निकलेगा। कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हम हाउसवाइफ हैं या हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हमें कितना समय देना चाहिए या कितना है। आप चाहे हाउसवाइफ हैं या आप प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं या जो भी है, फिर भी आप कम से कम अपने लिए 5 से 6 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। 6 घंटे की नींद आपकी निकल जाएगी,
उसके बाद में 12 घंटे आप अदर जितने भी काम है उसके लिए निकाल लो, फिर भी आपके पास में 6 घंटे आराम से निकल जाएंगे। और इन 6 घंटों को आपने मेंटेन कर लिया, नियमित अध्ययन कर लिया, तो फिर आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। अब ये भी 6 घंटे मेंटेन करना भी कोई आसान बात नहीं है। और ये भी बता दूं आपको कि नौकरी लेना भी कोई आसान बात नहीं है। कहीं बाजार में लारी पर सजी हुई नहीं है जो आप जाकर 5-10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए देकर और नौकरी खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और अपने आप को इसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। परिस्थितियां किसी के भी अनुकूल नहीं होती, सभी के प्रतिकूल ही होती है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ता है, समय निकलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। तो 5-6 घंटे निकालिए, नियमित रूप से निकालिए 5-6 घंटे। उसमें चाहे अभी आप अभी के लिए बता रहा हूं, विज्ञप्ति पूर्व की बता रहा हूं ना, 5-6 घंटे निकालो, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा देना, धीरे धीरे बढ़ेगा, टाइमिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो अभी यदि 5-6 घंटे नियमित अध्ययन कोई कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगा और वो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, अभी से नियमितता बनी रहेगी तो बाद में आगे जाकर बहुत आपके फायदा होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। कोई अब विद्यार्थी ये पूछते हैं सर सभी विषय को अभी साथ में लेकर चले या क्या करें, तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि वैसे आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि सभी विषय को साथ में लेकर चलना चाहिए, लेकिन विज्ञप्ति पूर्व की तैयारी है और प्रारंभ की तैयारी है, इसमें आपको विषय पर पकड़ बनानी होती है। यहाँ पे आप यदि 1-2 घंटे में सब्जेक्ट चेंज करते हो तब जाकर तो आपके वो पकड़ नहीं हो पाएगी सब्जेक्ट पर। मान लो किसी में इंटरेस्ट आने लगा, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हो, आधा युद्ध पढ़ा है और आप देखोगे कि टाइम मेरा दूसरे सब्जेक्ट लेने का हो गया और उसको वहीं छोड़ दोगे तो उसका भी मजा नहीं रहेगा और वो इतना बढ़िया तरीके से याद भी नहीं होगा। आप करें ये कि ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट चूज कर ले और कम से कम 2 सब्जेक्ट दिन के रखें और अभी 5-6 घंटे में यदि आप इन्हें कवर कर लेते हो, 2 से 3 सब्जेक्ट को चयन करके चलते हो तो बढ़िया है। फिर जैसे जैसे समय पास में आएगा स्ट्रेटेजी में बदलाव आएगा और वो बदलाव मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा कि अभी इस समय ये बदलाव करना चाहिए जिससे आपकी पेपर बढ़िया हो सकते हैं। रीट के समय भी काफी मैंने लगातार बताया था ये और काफी विद्यार्थियों के फायदा हुआ और अच्छा लगता है जब बहुत सारे सिलेक्शन अपने को कहते हैं विद्यार्थी के सर आपके बताए हुए मार्गदर्शन और आपके क्लासेस से हमारा काफी अच्छा पेपर हुआ, जानकर अच्छा लगता है। यदि आप प्रयास करोगे और आपको विद्यार्थी ये प्रतिक्रिया देंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। तो ये चीज है, ये ध्यान रखें। अभी 2 से 3 विषय आप लेकर चल सकते हो, 2 विषय लो बढ़िया है, साथ में 3 विषय ले लो अगर ज्यादा लेने हैं तो 2 से 3 विषय लेकर चलो, एक एक क्लियर होता जाएगा और उससे आपको फायदा होता रहेगा। अब साथियों एक बात ये ध्यान में रखना कि जब आपने एक बार लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मुझे जैसे वरिष्ठ अध्यापक बनना है या मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो उसके बाद में चाहे सीटें किसी भी भर्ती में कितनी भी बदल जाए, कितनी भी बढ़ जाए, घट जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका निर्णय है वो अटल रहना चाहिए। आप अपने जिस मार्ग पे चल रहे हो उसमें अडिग रहने चाहिए बिल्कुल ही, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। मान लो आपने कुछ 30% कोर्स तो पढ़ लिया वरिष्ठ अध्यापक का और फिर पता चला कि स्कूल व्याख्याता में सीटें बढ़ गई तो आप वो छोड़कर फिर स्कूल व्याख्याता में लग गए। यहाँ पे गलती होती है। यहाँ गलती ये होती है कि आपने देखो कितना सारा रास्ता उसका पार कर लिया था और उसके बाद में आप उस रास्ते से वापस आते हो, फिर दूसरे रास्ते पे चलते हो, तो जो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल रहा है वो और आगे चला जाएगा, उसको कहां तक पकड़ पाओगे आप। तो ये गलतियां मत करना। एक बार निर्धारित कर लो कि मुझे ये करना है और उसी के पीछे लगे रहो, चाहे बीच में कोई भी भर्ती आए आपको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ एग्जाम आप दे सकते हो लेकिन तैयारी आपको एक लक्ष्य ध्यान में रखकर करनी है यदि सफल होना चाहते हो तो। और भटकाव चाहिए और बस ठोकरे खाकर सीखना ही है तो ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे वैसे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जितने भी प्रतियोगी शिक्षण में तैयारी करते हुए सभी जगह से ठोकर खाकर करते हैं तो आपको इतनी ठोकर खाकर सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे ही बहुत सारी ठोकरें खा चुके हो, अब तो आपको सफलता की आवश्यकता है। हो सकता है अगले मोड़ पर आपकी सफलता हो और आप थक के रुक गए अगर, तो फिर वो सफलता। साथियों अपना जो बिंदु है वो है कि हमें नकारात्मकता से बचना है। नकारात्मकता से कैसे बचना है कि कई विद्यार्थी, कई हमारे दोस्त, कई ऐसे जो अभी ऐसी बातें करते हैं कि अभी तो विज्ञप्ति आई नहीं, विज्ञप्ति आएगी फिर पढ़ेंगे फिर करेंगे, उस चक्कर में हम काफी पीछे रह जाते हैं। या फिर वो हमारे अंदर इतना नेगेटिविटी भर देते हैं कि हमारे अंदर कहीं पॉजिटिविटी बची नहीं रहती फिर, और उस चक्कर में हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और हम ये सोचते हैं हम ये चीज कर ही नहीं सकते। तो इन चीजों से हमें बचना होता है। तो नेगेटिविटी से बचें और विज्ञप्ति आएगी तब तैयारी करूंगा या तब तैयारी करेंगे, इस भ्रम में यदि हो तो इससे बाहर निकलो
क्योंकि पहले से ही युद्ध लड़ने की टाइम ही सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा जाता, उसकी रणनीतियां पहले बनती है और उस हिसाब से तैयारी की जाती है। वैसे ही परीक्षा से पूर्व और विज्ञप्ति से पूर्व यदि कोई जो विद्यार्थी लगे हुए हैं तैयारी के अंदर, उन्हें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगला साथियों जो अपन को ध्यान रखना है कि ये भी ध्यान रखें, अभी कई विद्यार्थी इसलिए भी तैयारी नहीं शुरू कर पाए या इसलिए आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं कि उन्हें ये लगता है अभी तो सिलेबस चेंज हो सकता है, सिलेबस में पता नहीं क्या बदलाव होगा। एक चीज ध्यान रखना साथियों, सिलेबस में चाहे कुछ भी बदलाव हो, ज्यादा बदलाव कुछ भी नहीं होता है। 90% सिलेबस तो ऐसे का ऐसे ही रहता है और वही सिलेबस आपको फॉलो करना होता है। कोई 5-10% बदलाव होता है तो भी वो अपन बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो कम से कम वो 90% तो टारगेट करके अपन चले, और ज्यादातर जो है 5-7% बदलाव करते हैं वो ज्यादा जुड़ते ही हैं, टॉपिक हटाते कम है वैसे देखा जाए तो इसलिए सिलेबस बदलेगा, इस चीज को भी दिमाग से निकाल देना। और तैयारी यदि शुरू नहीं की है तो व्यवस्थित रूप से तैयारी करें और अपने माइंड सेट को बिल्कुल बना के तैयारी करें कि हाँ मुझे तैयारी करनी है और सीट निकालनी है, उस हिसाब से मैं तैयारी करूं। आगे साथियों, हम जब कोई भी बुक सिलेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये एक 100% एक्यूरेट हो और इस तरीके से हम पढ़ें कि हमारी कोई भी गलती नहीं हो। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, चाहे आप ऑथेंटिक बुक्स देख रहे हो, चाहे आरबीएससी देख रहे हो, चाहे एनसीईआरटी देख रहे हो, चाहे कोई गाइड ले रहे हो, 2-4 गलतियां आपको उसमें मिलनी ही मिलनी है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखें और किसी भी चीज के अंदर कमियां निकालने से बेहतर है कि अपने अंदर कमियां निकालकर उनमें सुधार किया जाए और इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। हर चाहे कोई गाइड है, चाहे ऑथेंटिक बुक्स है, कोई भी राइटर या कोई भी प्रकाशक खुद की तरफ से कोई भी गलती उसमें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सोर्सेज ऐसे उपलब्ध होते हैं कि उन सोर्सेज के आधार पर कहीं कोई बताते हैं बात, कहीं कोई बताते हैं, इस वजह से हमें लगता है कि ये गलत है ये सही है। कई बार हमारी जानकारी कम होती है, इस वजह से भी हमें लगता है कि नहीं ये चीज गलत है। कई बार हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, उस वजह से लगता है जो हमने पहले पढ़ा था वही मान लेते हैं, जबकि अपडेट होकर वह चीज और हमें अपडेट करने की जरूरत होती है और अपडेट होकर वह नई चीज सामने आती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और सही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। देखो, अब जहां तक बात है टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज से संबंधित मैंने कल टेलीग्राम पर पूरी बात वैसे बता दी थी और टेस्ट सीरीज से संबंधित अलग वीडियो बनाकर बता भी दूंगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि कभी भी जल्दबाजी में और टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा अधिक देखकर टेस्ट सीरीज के चक्कर में ना पड़े। टेस्ट सीरीज चाहे टेस्ट कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन उस टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता कितनी है, कितनी उसके अंदर मतलब एफर्ट दिया गया है, कितना उसका ऑथेंटिकेशन है, उन सब चीजों को देखते हुए, गुणवत्ता को देखते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले उस टेस्ट सीरीज के लायक अपने आप को बनाना चाहिए। सिर्फ हुड़ाहुड़ी में नहीं कि मेरे दोस्त ने ली है और इसलिए मैं भी ले लेता हूं, वो बात नहीं है। टेस्ट सीरीज आपके पल्ले तभी पड़ेगी जब आप काफी कुछ पढ़ चुके होंगे और काफी कुछ आपने उसके अंदर सीख रखा होगा पहले से, तब जाकर वो आपकी प्रैक्टिस करवाएगी। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए होती है, डायरेक्ट याद करवाने के लिए नहीं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले भी अभी जल्दबाजी टेस्ट सीरीज से संबंधित न करके अपने आप को अपडेट करने की करें, अपने आप को अपग्रेड करने की करें, अपने आप को उस लेवल का बनाने की करें और व्यवस्थित रूप से तैयारी करें। टेस्ट सीरीज वगैरह ये भी एक पार्ट होता है कंपटीशन का, लेकिन विज्ञप्ति पूर्व की तैयारी में ये पार्ट टेस्ट सीरीज अभी इतनी महत्व नहीं रखती है। हाँ, पुराने पेपर जो है उनका विश्लेषण जरूर करें, समय समय पर अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है उन्हें देखना चाहिए जो आपने पढ़ लिए हैं, तो उससे अपनी तैयारी का आकलन होता रहता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। फिर बात करते हैं साथियों फॉर्म की संख्या। फॉर्म की संख्या, आप जब भी विज्ञप्ति आएगी और फॉर्म की संख्या आने लगेगी तब आपको विचलित नहीं होना है। फॉर्म की संख्या देखकर अपना मार्ग नहीं बदलना है, अपना लक्ष्य नहीं बदलना है। फॉर्म की संख्या दिखती है, देखो एक मोटा मोटा आंकड़ा दिखता है, लेकिन पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो बिल्कुल व्यवस्थित, नियमित, समर्पित अध्ययन कर पाते हैं। तो इन चीजों को देखकर आपको मार्ग बदलना नहीं है, आपको अपना लक्ष्य जो चुनाव कर लिया है उस पर अडिग और मतलब बिल्कुल ही अटल रहना है कि अब मेरा लक्ष्य बदलेगा नहीं और इस लक्ष्य को मुझे निकालना ही है। अब जैसे बुक की बात करते हैं, गाइड की बात करते हैं, तो विद्यार्थी ये पूछ रहे कि सर आपकी जो गाइड आ रही है वह हम लेना चाहते हैं, और कोई विद्यार्थी ये कहते हैं आपकी गाइड नहीं लेकर कोई दूसरी गाइड ले लें। तो देखो विद्यार्थियों, मैंने कभी भी आपको ये कभी फोर्स नहीं किया है या कभी भी नहीं कहा कि आप सिर्फ मेरी गाइड पढ़ के ही सिलेक्ट होंगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो आपका जिस भी गाइड पर विश्वास है, जिस भी बुक पर विश्वास है, हाँ मेरी क्लासेस देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए क्लासेस ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही। जरूरी नहीं है, मैं गाइड इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे जरूरत महसूस हुई
कि जो जिस तरीके की चीजें और प्रस्तुतिकरण जिस तरीके का होना चाहिए वो विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए लिखता हूं। लेकिन ये नहीं है कि मैं लिखने लग गया हूं तो दूसरी अदर जो गाइड आ रही थी वो बुरी हो गई, नहीं, वे भी अच्छी है। यदि जिस विद्यार्थी का विश्वास जिस कंटेंट पर है, जिस तरीके का मैटर उसे मिल रहा है उस पर है, मान लो किसी और पब्लिकेशन पर विश्वास है और उनकी गाइड अच्छी लगती है, तो आपको उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अपने इंटरेस्ट जब जिस चीज में होगा उस चीज को अपन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि गौरव सर ने ये बता दिया और गौरव सर ने लिखी है तो हम इसी को लें, हमारा इंटरेस्ट तो उसमें था लेकिन इन्होंने बताया इसलिए इसको लें। नहीं, आपको डिसीजन अपना खुद लेना है। मैंने भले ही लिखी है लेकिन आपको देखना है कि हाँ आपके इंटरेस्ट के लायक कंटेंट है, तब आपको उसके साथ में रहना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है और आपका इंटरेस्ट किसी और गाइड में, आपको लग रहा है कि हाँ उसमें कंटेंट अच्छा है और मुझे पढ़ने की रुचि उस गाइड में अच्छी है, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। ईमानदारी से कहूंगा, मैं यहाँ पर चैनल पे वैसे भी कोई पुस्तक सेल करने या फिर मैं इस वजह से आया नहीं हूँ। आप सभी मेरे उद्देश्य से भली भांति वाकिफ हो। जब 7-8 महीने में 90,000 विद्यार्थी जुड़ गए, नहीं तो इस आंकड़े को पहुंचते पहुंचते आप भी समझते हो कि कितना समय लगता है। तो विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के अनुसार ही भविष्य में भी कार्य किया जाएगा। हाँ, गाइड पर हमने मेहनत की है, आगे भी अन्य प्रोजेक्ट जो है उस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही आपको चुनाव करना चाहिए। और जब चुनाव कर लिया तो फिर उसमें बदलाव बार बार बदलना नहीं चाहिए, फिर उसके साथ में बने रहिए और जिससे भी पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रख के पढ़ें। और जिससे भी का मतलब है जिस भी पुस्तक से पढ़ रहे हो, जिस भी क्लासेस से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, तो ये है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग करने वाले ही सीट निकालते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा रोल अदा करती है और उसमें अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम मैनेज करें और किस तरीके से आगे बढ़ें। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको मैंने ये साझा कर दी है साथ में, और मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। ये इसको व्यवस्थित इत्मीनान से पढ़ें, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने और समझें, और उसके बाद में यदि अभी तक नियमितता नहीं आ पाई है तो नियमितता ला दें। 2,35,000 लोग जब अपने बैच स्टार्ट किया था उसकी पहली क्लास से लगाकर 2,35,000 लोग पहली क्लास को देख चुके हैं। उसके बाद भी लाखों हजारों लोगों ने क्लासेस देखकर तैयारी शुरू कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप विज्ञप्ति कब आएगी और सिलेबस बदलेगा इस चक्कर में उनसे काफी ज्यादा पिछड़ जाओ, तो फिर रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अभी से लक्ष्य निर्धारित करो, अभी से तैयारी में जुटो, आपको एक सीट निकालनी है और यदि आपका समर्पण है तो आपको वो सीट निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी की ताकत नहीं है कि किसी समर्पित और नियमित विद्यार्थी से उसका लक्ष्य छीन ले। तो हमेशा मिलता है, सकारात्मकता रखें, मन में पॉजिटिविटी है तो सब कुछ संभव है। और मन में ही नकारात्मकता है, आप सोचोगे मैं नहीं कर सकता, तो हकीकत आप नहीं कर सकते, ये बात मान लेना आप। और आपके मन में विश्वास है कि मैं ही कर सकता हूं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ये चीज करने से रोक ले। तो ये चीजें कुछ अंदर से मनोबल आना चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी तो तैयारी करने का मजा है। तो आज संडे स्पेशल था और संडे स्पेशल मैंने आपको बताया था कि आपके मांग के अनुसार आज पूरी संपूर्ण रणनीति एक बार फिर से आपको बता दी है। और कल सोमवार से फिर से अपनी वही घोड़े वही मैदान क्लासेस चलेगी कंटिन्यू, और जैसा चल रहा है, जैसे जैसे जो अपडेट होते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे, मैं आपको साझा कर दूंगा और ऐसे ही आपके एग्जाम तक साथ बना रहूंगा और एग्जाम के बाद भी साथ बना रहूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लासेस में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।